नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शाखा ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्नधारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुकेश कुमार परमार और आशा करता हूं कि आप सभी भी अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारियां बिल्कुल जोरों पर कर रहे होंगे। मित्रों, बताना चाहूंगा कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपका एग्जाम भी होने वाला है। अपने दिलो दिमाग और मनो मस्तिष्क से बिल्कुल आपको तैयार रहना है। अपने अपने जो अपना जो आत्मविश्वास है उसको मजबूत बनाना है, और आत्मविश्वास जब भी मजबूत बनेगा तब आप अभ्यास करेंगे, और उस अभ्यास के दौरान ही आप अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। जब भी आप परीक्षा कक्ष में बैठते हैं तो उस समय आपका मनोबल तभी उच्च होगा जब आपने एक उचित रूप से अपनी इस भर्ती परीक्षा को समय दिया हो, या अपने पूरे पाठ्यक्रम को भली भांति जांचा हो, परखा हो। तब जाकर ही आप अपने पूरे आत्मविश्वास और मनोबल के साथ उस परीक्षा कक्ष में जो है वो बैठ सकते हैं। आशा है मित्रों, आप भी इसी समीकरण के साथ में अपनी तैयारियां करके अपने मनोबल को बढ़ाते हुए और लगातार प्रयास करते हुए अपने परीक्षा कक्ष में जो है वो बहुत ही बेहतरीन मनोबल के साथ बैठने वाले हैं। लीजिए मित्रों, जैसा कि हम प्रत्यय संपन्न कर चुके थे कल, और तत्पश्चात हमने कुछ काल को लेकर भी बात की थी। तो काल में मैंने कल बताया था कि क्रिया, जो क्रिया है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? काल। आज का हमारा प्रकरण है कि क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने का बोध होता है कि समय कौन सा है, बीत चुका है, चल रहा है या आने वाला है, उसे हम काल कहेंगे। अर्थात आज आपका जो प्रकरण है वो है काल। उसको लेकर एक विस्तृत चर्चा, इसके जितने भी टाइप्स हैं या प्रकार हैं, इसमें बनने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं, उन वाक्यों की पहचान किस टाइप से होगी, परिभाषाओं और उदाहरणों के माध्यम से आइए हम इसे पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, बताना चाहूंगा कि ये जो काल नाम का ये प्रकरण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और कई बार इससे जो पढ़ने वाले प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल ही इजी गोइंग भी आ जाते हैं, और कई बार इसका कठिनाई स्तर उच्च स्थान का भी हो सकता है। बट यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपकी संकल्पना जो काल को लेकर जितने भी टाइप्स हैं, यदि उसकी परिभाषा और उदाहरण आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ रखे हैं, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना होगा। ठीक है मित्रों, तो उन्हीं परिभाषाओं और कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से हम प्रत्येक प्रकार को, टाइप्स को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, और आराम से बिल्कुल सरल और सहज तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। तो लीजिए, हम एक एक स्लाइड के माध्यम से प्रयास करते हैं उसको पढ़ने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन ने कल भूतकाल के बारे में पढ़ रहे थे, और भूतकाल के कुछ सेट टाइप भी आपको पढ़ाए थे। भूतकाल की परिभाषा और उसके टाइप पढ़ने के पश्चात आज हम भूतकाल को वापस इसकी परिभाषा से परिचित होते हुए उसके एक एक टाइप और एक एक उदाहरण के माध्यम से हम इस प्रकरण को आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। लीजिए मित्रों, अब आपके सामने है भूतकाल। भूतकाल को लेकर अपन बात कर रहे हैं। भूतकाल कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, देखिए परिभाषा को पढ़ना जरूरी है, उसके पश्चात हम उदाहरण के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ही सरल और सहज ये जो है टॉपिक है, आराम से पढ़ना है इसको। कोई ज्यादा इसमें तकनीक वाले की बात नहीं है, बस आपको समय की स्थिति को, क्रिया का रूप, वाक्य में जो क्रिया का रूप है वही में समय का बोध कराएगा, और उसी के माध्यम से हम प्रश्न के उत्तर तक भी पहुंच पाएंगे। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय, देखो क्या क्या यहां पर, बीते समय में क्रिया का बोध होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाता है। क्या करता है? क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाए वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। बीत जाने वाला समय, जो समय बीत चुका है, और उस बीते हुए समय में जो क्रिया हुई थी, अगर ऐसे सेंटेंस मिलते हैं तो किसके उदाहरण होंगे? वो भूतकाल के जो है एग्जाम्पल रहे होंगे। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अब इसमें अलग अलग टाइप से, भूतकाल के 6 टाइप, उसको देखेंगे कि भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भूतकाल को हमें समझना यह है कि जो बीता हुआ समय है, या जो बीते हुए समय में जो व्यापार, जो क्रिया के व्यापार की जो समाप्ति बतलाने वाले जितने भी वाक्य हैं वो भूतकाल कहे जाएंगे। तो देखिए आगे स्लाइड के माध्यम से इसके जो टाइप है, उसमें सबसे पहला टाइप है वो है सामान्य भूत। कि सामान्य भूत हम किसे कहेंगे? देखिए, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से
बीते हुए समय में होती है। कब होती है? बीते हुए समय में होती है। किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक। अब वो बात यह है कि बीते हुए समय में हुआ है, और बीते हुए समय में होने के पश्चात भी इसमें हमें यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त कब हुई, थोड़ी देर हुई है या अधिक देर हुई है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूत। मतलब कि भूतकाल तो है, लेकिन यदि सामान्य भूत की बात करें तो हम उस समय ये अंदाजा लगा नहीं सकते कि कार्य को पूर्ण हुए क्या थोड़ी देर हुई है या अधिक देर हुई है। तो ऐसे में जो सेंटेंस होगा वो किसका होगा? सामान्य भूत का रहेगा। जैसे कुसुम घर गई। अब कुसुम घर गई है, लेकिन कितना समय हुआ है? अधिक हुआ है, ज्यादा हुआ है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। इस वाक्य के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके सामने ये स्थिति रहती है तो वो सामान्य भूत का जो है सेंटेंस रहता है। अविनाश ने गाना गाया। अविनाश ने गाना गाया। अविनाश ने गाना जो है वो गाया। अब अविनाश ने गाना गाया, अविनाश ने गाना गाया, यहां पर जब देखिए कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब गाना गाए हुए उसे थोड़ा समय हुआ है या अधिक हुआ है, हमें ये पता बिल्कुल अंदाजा नहीं है, अर्थात ये सामान्य भूत का जो एग्जाम्पल रहेगा। अकबर ने पुस्तक पढ़ी। अब अकबर ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ ली है, काम हो चुका है, लेकिन इसको हुए थोड़ी देर हुई है या ज्यादा देर हुई है, इसका अंदाजा नहीं है, अर्थात ये सामान्य भूत का सेंटेंस रहेगा। तो ध्यान रहे कि यदि बीते हुए समय में जो भी कार्य हो रहा है वो जो हो गया हो चुका है, और बीते समय की वो क्रिया थी, लेकिन अब हमें ये अंदाजा नहीं है कि इसको बीते हुए कम समय हुआ ज्यादा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में वो सामान्य भूत का एग्जाम्पल रहेगा। ये जो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस परिभाषा को यहां पर पोस्ट कर रहे हैं उसे देख लें आप। आशा है आपको ये सामान्य भूत के एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और इन उदाहरणों के माध्यम से भी इसको पोस्ट करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सरल और सहज रूप से पढ़े, बेसिक तरीके से पढ़े, ज्यादा इसमें आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। लीजिए नेक्स्ट, आसन्न भूत। जैसा कि इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि अभी अभी वो आसन्न, मतलब कि बिल्कुल अभी जस्ट हो चुका है, लेकिन अभी हुआ है। अर्थात इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी, क्या कह रहे हैं देखो, अभी अभी, अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, मतलब कि बहुत ही कम समय हुआ है उसको समाप्त हुए। वो समाप्त तो हो चुकी है, लेकिन बहुत ही कम समय हुआ है, वहां आसन्न भूत होता है। अतः सामान्य भूत की क्रिया के रूप के साथ है के योग से आसन्न भूत काल का रूप बन जाता है। जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि ये जो सेंटेंस हमने देखे थे, कुसुम घर गई, इसके साथ में यदि है लग जाता है तो पता चलता है कि ये जस्ट गई है। जैसे ही इन सामान्य भूत के सेंटेंस के साथ में जब है या है के योग से आसन्न भूत का वो रूप बन जाएगा, यदि सामान्य भूत के सेंटेंस के साथ में यदि हम है या है लगा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो आसन्न भूत का एग्जाम्पल बनकर रह जाता है। जैसा हम देख पा रहे हैं इससे, कुसुम घर गई है। अब वही सेंटेंस देखिए, कुसुम घर गई है, अविनाश ने गाना गाया है। उसमें क्या था? कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया। अब यहां क्या हुआ? जैसे हम है या है जोड़ देते हैं तो वो सीधा आसन्न भूत का सेंटेंस बन जाता है। सीधी सी भाषा है। सामान्य भूत का सेंटेंस होगा तो उसमें है नहीं होगा, और जैसे ही है लग जाता है तो वो आप में आसन्न भूत का सेंटेंस यहां पर बन जाएगा। देख लें मित्रों इनको। लीजिए नेक्स्ट, आसन्न भूत के तत्पश्चात अब है पूर्ण भूत। ध्यान रहे, हम यहां पर भूतकाल की बात कर रहे हैं। भूतकाल का ये तीसरा रूप पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा यहां पर सामान्य भूत,
सामान्य भूत के बाद हमने बात की है आपके सामने आसन्न भूत की। आसन्न भूत की बात की, ये था आपका पहला, फिर दूसरा, और ये है आपका तीसरा पूर्ण भूत। अब देखिए इसमें क्या था सामान्य भूत में, कि हम ये अंदाजा लगा नहीं पाते कि कितना समय हुआ है क्रिया को हुए, जो बीत चुकी है क्रिया बीते समय में हुई है, पर हमसे अंदाजा नहीं है कि कितना समय हुआ है, उसको अभी भी हुआ है या बहुत अधिक समय लगा, ये पता नहीं है, तो वो सामान्य भूत का एग्जाम्पल रहेगा। आसन्न भूत का मीन्स बीते हुए समय हुआ, अभी कुछ समय पूर्व ही वो कार्य बीता है, अर्थात वो आसन्न भूत का सेंटेंस रह जाता है। यदि सामान्य भूत के वाक्य के आगे यदि है लग जाएगा तो वो आसन्न भूत का सेंटेंस बन जाएगा, जैसा कि अभी कुछ समय पूर्व ही हमने इनको देखा। अब देखिए आपके सामने पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया। अब देखिए आसन्न भूत में क्या था कि कुछ समय पूर्व, अब पूर्ण भूत का मीन्स यह है कि क्रिया जो भी हुई है बीते समय में उसको समय बहुत अधिक हो चुका है। देखो बहुत समय पूर्व, सीधी सी बात है, इस सेंटेंस को यहां पर देखना है कि बहुत समय पूर्व, बहुत समय पूर्व, बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि सामान्य भूत में क्या था कि हम अंदाजा लगा नहीं पाते कि भाई कितना समय हुआ है, इसको काम को बीते हुए कम हुआ है या अधिक समय हुआ। आसन्न भूत की बात है जिसमें सामान्य भूत के सेंटेंस के सामने सिर्फ है या है लग जाता है और बीते हुए समय में कुछ ही समय पूर्व वो कार्य बीता है। अब आता है पूर्ण भूत, बहुत समय बीत चुका है, कार्य हो चुका है लेकिन बहुत समय बीत चुका है, प्लस उसमें वाक्य के अंत में था, थी, थे लगते हैं। ऐसी कंडीशन में वाक्य जो है पूर्ण भूत का बन जाता है। इन एग्जाम्पलों के द्वारा हम इसे सुस्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। उपेंद्र सिरोही गया था, सिरोही गया था मीन्स वो जाकर भी आ चुका है। इस वाक्य से ही पता चल गया है कि वो जाकर भी आ चुका है, मतलब कि बहुत समय हो चुका है उसको, गया था और वो आ गया। नेता ने खाना बनाया था, उस समय आए थे, ये इस सन की बात है, उस सेशन की बात है जिस समय नेताजी आए थे और उन्होंने खाना बनाया था सबके लिए। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि स्वतः ही इस सेंटेंस की कंडीशन से इसमें आभास हो रहा है स्वतः ही कि कार्य बहुत समय पहले जो है वो बीत चुका है, हो चुका था। तो ऐसी कंडीशन में था, थे लगते हैं और सीधा पूर्ण भूत बन जाता है। क्लियर? इस तरीके से हम देखते हैं कि पूर्ण भूत का सेंटेंस जो है वो इन परिभाषा के माध्यम से, इन उदाहरणों के माध्यम से यहां पर सुस्पष्ट हो रहा है। देख लें इनसे। लीजिए मित्रों, अब 3 होने के बाद अब अपन चलते हैं अपूर्ण भूत की ओर। अपूर्ण भूत की बात हो रही है यहां पर। सबसे पहले सामान्य भूत, आसन्न भूत, उसके बाद हमने बात की अपूर्ण भूत की, और पूर्ण भूत की अब है अपूर्ण भूत। पूर्ण भूत में देखा कि कार्य बहुत समय पूर्व हुआ था, थे लगते हैं। अब पूर्ण भूत में क्या है, देखिए अपूर्ण भूत में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा था। बीते समय में कार्य हो चुका है लेकिन वो उस समय हो रहा था और निरंतर चल रहा था, मतलब कि भूतकाल में भी कार्य चल रहा था, ऐसा आभास जिस वाक्य में होगा वो अपूर्ण भूत का वाक्य जो है वो रहेगा। इस अपूर्ण भूत का वो एग्जाम्पल, उदाहरण रहेगा। उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, उसकी समाप्ति का पता ही नहीं है, वो भूत में भी चल रहा है निरंतर और उसकी समाप्ति का कुछ पता नहीं है, वह अपूर्ण भूतकाल होता है। इसमें धातु क्रिया, देखो धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं। ध्यान रहे, रहा है, रही है, रहे हैं या ता थी, ते थे या ती थी। इस तरीके से अगर ये सेंटेंस में, अगर ये आपके लिए सहायक क्रियाएं यहां पर नजर आ रही है उस सेंटेंस में, तो वो अपूर्ण भूत का जो सेंटेंस रहेगा। इस सेंटेंस को, इस परिभाषा को समझे, देखो
कि भूतकाल में, मतलब कि बीते हुए समय में अपूर्ण रहा उसका व्यापार, इसकी क्रिया, अर्थात निरंतर चल रहा था, अभी वो बंद नहीं हुआ था, वो कार्य भूतकाल में है लेकिन उस समय भी वो कार्य निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता था, वह अपूर्ण भूतकाल होता है और इसमें ये सारी क्रियाएं रहती है। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था, मतलब कार्य बीत चुका है कि उस समय की बात है जब मैं उदयपुर रहता था, उस समय हेमंत रात को उस समय पुस्तक पढ़ता था। तो इस तरह की बातें जो है यहाँ पर जब नजर आ रही है कि भूतकाल में भी, बीते हुए समय में वो कार्य निरंतर चल रहा था और उसकी समाप्ति हमें पता नहीं थी, और वहां पर ता था आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हम पता कर सकते हैं कि ये अपूर्ण भूत है, मतलब कि बीते हुए समय में भी जो क्रिया थी वो निरंतर चल रही थी, बीती नहीं थी। वर्षा गाना गा रही थी, मेरी गाड़ी चल रही थी, मेरी गाड़ी चल रही थी, मेरी गाड़ी चल रही थी, हम यात्रा कर रहे थे। जब ऐसी कंडीशन होती है कि बीते हुए समय में भी जो कार्य है निरंतर चल रहा था, उसकी समाप्ति का हमें पता नहीं था, तब वो अपूर्ण बुद्ध होता है। और ये रहा है, रही है, रहे है, ता थी, थे, ती थी, इस तरीके से साहित्य क्रिया जो वो कार्य करती है तो वो अपने आप में अपूर्ण भूत का जो है वो सेंटेंस रहेगा। देख ले इसे। लीजिए मित्रों, अब है इसका पांचवा टाइप जिसकी बात कर रहे हैं, संदिग्ध भूत। हमने सामान्य भूत पढ़ा, आसन्न भूत पढ़ा, पूर्ण भूत पढ़ा और अपूर्ण भूत पढ़ा। चार भूतकाल के टाइप पढ़ चुके हैं और यह है पांचवा टाइप, संदिग्ध भूत। इसकी परिभाषा के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं कि क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसका कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो। देखिए क्या बात कही है, संदेह प्रकट हो, संदेह प्रकट हो। जहां पर संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं, मतलब कि भूतकालिक क्रिया में जो उसका कार्य या व्यापार या क्रिया हुई है उसमें संदेह हो, हुआ या नहीं। जहां पर संदेह प्रकट होगा वो संदिग्ध अवस्था में चला जाएगा और संदिग्ध भूत का वो उदाहरण रहेगा। सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने से, अब देखो सामान्य भूत मैंने कहा कि कुसुम घर गई, अब कुसुम घर गई के साथ में होगा, होगी, जैसे कुसुम कुसुम घर गई होगी, अविनाश ने गाना गाया होगा। ऐसे हमने जब सामान्य भूत में जो सेंटेंसेस पढ़े थे, जो वाक्य उदाहरणों के माध्यम से उस भूतकाल के जो प्रकार को हमने पुष्ट किया था, वहां पर गया गई की जगह गए, होंगे, होगी, होगे लगता है, तो वो अपने आप में संदिग्ध अवस्था, संदिग्ध भूत का जो वो एग्जाम्पल बन जाता है। उसी तरीके से हमने आसन्न भूत किया था कि यदि सामान्य भूत का एग्जाम्पल है और उसमें यदि है या है मिला देते हैं तो वो आसन्न भूत का एग्जाम्पल बन जाएगा। उसी तरह से उसी सामान्य भूत के एग्जाम्पल में यदि हम होगा, होगे लगा देते हैं तो वो संदिग्ध भूत का एग्जाम्पल बन जाता है। मेरी बातों को यहां पर बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास करें, ये आपके लिए लाभदायक रहेगी। फिर देखिए, संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है, संदिग्धता जो उसमें आ जाती है, जैसे कि अनवर गया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि वो कुसुम घर गई, अब यहां पर बात कर रहे हैं कुसुम घर गई, अब यहां पर हमने जैसे ही है लगा दिया तो वो बन गया किसका, आसन्न भूत का। किसका बन गया, आसन्न भूत का। लेकिन जैसे ही वो बन गया आसन्न भूत का एग्जाम्पल, और जैसे ही हमने यहां पर ये जैसे कि आसन्न भूत का बन गया, अब यहां पर इस कुसुम घर गई होगी, तो ऐसे कंडीशन में वो किसका बन जाएगा, संदिग्धता आ गई उसमें, और वो संदिग्ध अवस्था का एग्जाम्पल बन जाएगा। संदिग्धता उसमें आ जाती है और वो संदिग्ध भूत बन जाता है।
ओके, इस तरीके से इसको अपन समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अनवर गया होगा, मतलब कि डेली अनवर जाता है तो उसको पता था कि वो गया होगा, लेकिन संदिग्धता है, गया होगा मतलब कंफर्म नहीं है गया या नहीं। फिर शबनम खाना बना रही होगी, ठीक है ना, उसको पता है कि वो वहां पर था, तो वो शबनम इस समय डेली खाना बना रहे थे। अब वो आवाज लगा रहा है कि गई होगी, लेकिन पक्का नहीं है कि हो सकता है उसका कोई दूसरा काम आ गया हो। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे संदेह प्रकट हो, वो जो है संदिग्ध भूत का एग्जाम्पल बन जाता है। देख ले इसे अच्छे तरीके से, ये पांचवा टाइप है अपना। नेक्स्ट है हेतु हेतु मत। ध्यान रखें, हम अभी तक चार टाइप पढ़ चुके हैं, पांच टाइप पढ़ चुके हैं, और अभी हमारा हेतु हेतु मत, ये जो है वो छठा टाइप है इसका, जो भूतकाल का छठा पार्ट है ये। और हम यहां पर समय से लेकर बात कर रहे हैं कि वाक्य में जो क्रिया का रूप होता है वो किस तरह से में समय का बोध कराता है। उस समय के बोध में हम बात बात जो है वो भूतकाल का छठा भाग जो है यहाँ पर, छठा प्रकार जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। हेतु हेतु मत भूत, परिभाषा के माध्यम से इसको देखते हैं। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो। देखो, अवलंबित हो मतलब कि उसके सहारे हो, अवलंबन मतलब कि सहारा, अवलंबित हो। एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया अवलंबित हो मतलब कि दोनों एक दूसरे के सहारे चल रही हो। बांसुरी बजती तो मीरा नाचती, ठीक है ना, मतलब कि बांसुरी बजेगी तो मीरा नाचेगी। यहां पर पहले जो क्रिया होगी उस क्रिया की दूसरी क्रिया जो है वो उस पर अवलंबित है, मतलब कि वो क्रिया होगी तभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हेतु हेतु मद जो है भूत का वो समय बन जाता है, लेकिन है वो बीते समय। इस रूप में दो क्रिया का होना आवश्यक था, क्रिया के साथ ता ती ते आता है। यदि महेंद्र पलटा तो उत्तीर्ण होता, युद्ध होता तो गोलियां चलती। अर्थात देखिए यहां पर ता ती ते, इसमें जो सहायक क्रिया है वो ता ती ते, ये जो है वो सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में रहते हैं, तो वो हेतु हेतु मद भूत का जो वो सेंटेंस बन जाता। देखिए यहां पर यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, यहां पर एक क्रिया है और दूसरी क्रिया एक दूसरे का अवलंबित होने के कारण यहां पर हेतु हेतु मद भूत का वो वाक्य बन जाता है। युद्ध होता तो गोलियां चलती, बांसुरी बजती तो मीरा नाचती। जैसे कि यहां पर एक सेंटेंस और लिख देते हैं, बांसुरी बजती तो मीरा नाचती। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हेतु हेतु मध्य भूत के एग्जाम्पल रहते हैं। बिल्कुल सामान्य तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर अवलंबित हो तो ऐसी कंडीशन में हेतु हेतु मध्य क्रिया बनती है। ये भूतकाल के 6 टाइप देखे, जिसमें सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और ये हेतु हेतु मध्य भूत। इस टाइप से ये भूतकाल के 6 प्रकार हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया तमाम उदाहरणों के माध्यम से। एक बार देखें इसे, फिर हम आगे चलते हैं। लीजिए मित्रों, हम भूतकाल को यहां पर 6 प्रकार उनकी परिभाषाओं और तमाम उदाहरणों के माध्यम से हमने यहां पर पुष्ट किया। मेरे पूरे प्रयास थे कि मैं आपको किस तरह से एक दूसरे जितने भी प्रकार है उनमें तुलनात्मक अध्ययन करके आप तक जो है वो प्रस्तुत कर पाऊं। मैंने वो प्रयास यहां पर मेरे किए। उसके पश्चात जब भी अपनी प्रश्नोत्तरी कक्षाएं रहेगी उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन के द्वारा हम वापस एक बार इन टॉपिकों को यहाँ पर बहुत मजबूती से रखने वाले हैं। अब हम चलते हैं इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए। भूतकाल के तत्पश्चात हम बात कर रहे हैं
यहां पर वर्तमान काल की, किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, वो कार्य करता है। यहां पर वर्तमान को सबसे पहले परिभाषित करेंगे कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि क्रिया का होना वर्तमान समय में, वर्तमान समय मतलब कि जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट में जो समय चल रहा है उसमें क्रिया का होना पाया जाता है। क्रिया कब हो रही है? अभी, हम जब मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो इस कंडीशन में ये प्रेजेंट है, वर्तमान में है, हम वर्तमान में जी रहे हैं। और वर्तमान से संबंधित ये है कि हम जो भी क्रियाएं वर्तमान समय में कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल से यहां पर जो है वो संबोधित करते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद माने जाते हैं। कितने? 5 टाइप से। भूतकाल के 6 टाइप पढ़े और यहां पर वर्तमान काल के 5 प्रकारों का हम तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहला इसका जो टाइप है वो है सामान्य वर्तमान। बिल्कुल सरलतम तरीके से अपन पढ़ रहे हैं उदाहरणों के माध्यम से। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा मित्रों। ये परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं में हम कंसेप्ट को समझते हैं और फिर से उदाहरणों के माध्यम से सुस्पष्ट करते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो यही है। और फिर तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ हम एक दूसरे सेंटेंस को देखते हुए इस प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। जब क्रिया के सामान्य वर्तमान को पढ़ रहे हैं हम, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो, बिल्कुल सामान्य रूप से वर्तमान समय जहां पर प्रकट हो वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु या क्रिया के साथ ता है, ती है, ते, ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। जैसे जो क्या आएगा? ता है वर्तमान काल, ती है, ते है। इस तरीके से यदि जो अंत में है धातु क्रिया के साथ इस प्रकार की सारी क्रिया लगती है तो यहां पर वो सामान्य वर्तमान का सेंटेंस रहेगा। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है। देखिए, अंकित पुस्तक पढ़ता है मतलब कि वर्तमान काल में यह कार्य हो रहा है बिल्कुल सामान्य रूप से। अंकित पुस्तक पढ़ता है मतलब वो डेली पढ़ रहा है और आज भी पढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ रही है। इस सेंटेंस के माध्यम से जो हम इसका अर्थबोध कर रहे हैं वो इस टाइप का है कि वो वर्तमान काल में ही बिल्कुल सूचित में कर रहा है। और ये ता है, ती है, ते है, ये भी जो है मुख्य धातु है, उसके साथ में लगकर एक सहायक क्रिया के रूप में कार्य कर रहे हैं और सामान्य वर्तमान को यहां पर संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। गरिमा गाना गाती है। गरिमा जो है वो गाना गाती है, वो खेलता है, वो जा रहा है, स्कूल जाता है। इस टाइप से ये जो सेंटेंसेस है वो सामान्य वर्तमान का यहां पर परिचय दे रहे हैं। अर्थात ये वर्तमान काल की परिभाषा के साथ इसका एक प्रकार सामान्य वर्तमान उदाहरणों के माध्यम से सुस्पष्ट करते हुए देख ले इसे। अब इसके नेक्स्ट और चलते हैं अपूर्ण वर्तमान। देखिए, अपूर्ण वर्तमान, वर्तमान वो तो क्या था? बिल्कुल सामान्य वर्तमान। अंकित पुस्तक पढ़ता है, ता है, ती है, ते है, यदि ये धातु क्रिया के साथ में सहायक क्रिया के रूप में उपलब्ध है आपके सामने तो वो सामान्य वर्तमान का जो है एग्जाम्पल रहेगा। अपूर्ण वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है। देखो, अपूर्णता जहां पर प्रकट हो, वर्तमान में वह क्रिया हो रही है, व्यापार हो रहा है और वो चलते रहने का जो है आभास करवा रहा है। चलते रहने का जहां पर बोध होता है वहां अपूर्ण बोध, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। मतलब कि वर्तमान काल में वो कार्य हो रहा है और अभी पूर्ण नहीं हुआ है और निरंतर चल रहा है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। देखिए क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है। देखिए, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में क्रिया के चलते रहने का बोध, क्रिया के चलते रहने का बोध, चलते रहने
चलते रहने का बोध हो रहा है, चलते रहने का बोध। और रहा है, रही है, रहे यहां आते हैं, जैसे सीमा गाना गा रही है। इस तरीके से देख रहे हैं कि ये सारे वर्तमान काल में ये कार्य जो है वो अभी चल रहे हैं, वर्तमान में अपूर्ण है और निरंतर चलते रहे, अभी वो पूर्ण नहीं हुए हैं। ऐसी कंडीशन में अपूर्ण वर्तमान का जो है वो एग्जाम्पल रहेगा। ओके, तो और रहा है, रही है, ये धातु क्रिया के साथ में कार्य करते हैं, तो वो अपूर्ण वर्तमान का वाक्य यहां पर रहता है। नेक्स्ट है आपके सामने संदिग्ध वर्तमान। एक बार आप इसे देख ले, फिर देखते हैं आगे। अब है आपके सामने संदिग्ध वर्तमान। देखिए मित्रों, संदिग्ध वर्तमान, हमने सबसे पहले सामान्य वर्तमान पढ़ा। उस कंडीशन में देखा हमने कि बिल्कुल जो है सामान्य वर्तमान में किस तरह से वो कार्य हो रहा है, ता है, ती है, ते है लग रहे हैं। फिर हमने बात की अपूर्ण वर्तमान की, वर्तमान में कार्य चल रहा है, वह निरंतर चल रहा है, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। इस कंडीशन में रहा है, रही है, लही लगी लगेंगे और अपूर्ण वर्तमान जो है वो सूचक रहेगा, बोध करवाएगा। अब बात हो रही है संदिग्ध वर्तमान की। जैसा हमने इससे पहले जो संदिग्ध भूत का जो एग्जाम्पल देखा था, उसको परिभाषा उदाहरणों के माध्यम से हमने पुष्ट किया था। अब आता है संदिग्ध वर्तमान। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, क्या हो, संदेह, यहां पर बात चल रही है संदेह की, संदेह प्रकट हो, जहां पर संदेह प्रकट हो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे, होंगे। देखो इसमें क्या होगा, ता, ती और ते के साथ होगा, होगी या होंगे, इस टाइप के अगर सेंटेंस रहे का भी प्रयोग होता है। ठीक है, संदिग्ध जहां पर आए, ऐसे अबे खेत में काम करता होगा, ताते ती और होगा, हेगी, हेगे, ऐसे में कंडीशन में अगर आए तो वो संदिग्ध वर्तमान रहेगा। राम पत्र लिखता होगा, तो ये संदिग्धता दर्शा रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, आ रहे हैं, संदेह प्रकट भी हो रहा है और साथ में होगा, होगी, होंगे ये भी रह रहा है, अर्थात ये संदिग्ध वर्तमान का एग्जाम्पल है। देख ले इन्हें। वर्तमान समय में क्रिया के चलते रहने का बोध। आशा है मित्रों आपको ये दोनों ही टाइप, हमने इससे पहले सामान्य वर्तमान पढ़ा, फिर हमने अपूर्ण वर्तमान पढ़ा, संदिग्ध वर्तमान पढ़ा। वर्तमान काल के हम यहां पर 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं आगे, संभाव्य वर्तमान। अब आपके सामने है संभाव्य वर्तमान। देखिए संभाव्य वर्तमान को लेकर बात कर रहे हैं, जिस क्रिया मतलब की संभावना हो, क्या बात हो रही है यहां पर, संभावना की बात चल रही है। जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। वहां क्या होगा, संभावनाएं वहां पर रहेगी, आशंका वहां पर रहेगी, अर्थात वो संभाव्य वर्तमान का सेंटेंस रहेगा। जैसे शायद आज पिताजी आते हो। अब यहां पे देखो संदेह भी है कि या आएंगे या नहीं आएंगे, और आशंका भी है उनके आने की। या तो संदेह हो, संदेह मतलब कि उनके आने का, और आशंका भी उनके आने की। संदेह में इफ बट आ जाएगा, क्या आएंगे या नहीं आएंगे, और आशंका में उनको ऐसा लग जाता है कि क्या पता वो आज आ जाए। तो दोनों ही चीजें जब प्रकट होगी तो ऐसी कंडीशन में या तो आशंका हो या संदेह हो, तो और वर्तमान काल से रिलेटेड वो वाक्य रहे, तो वहां पर संभाव्य वर्तमान का वो उदाहरण रहेगा। मुझे डर है कि कोई हमारी बात सुनता न हो, यहां पर भी जो है वो संदेह झलक रहा है, और ये सेंटेंस बिल्कुल अभी वर्तमान में हो रहा है। ऐसी कंडीशन में संभाव्य वर्तमान जो है वो संभावना का कार्य यहां पर दिखाई दे रहा है, अर्थात ये संभावना है संदेह की,
संभावना है आशंका की, तो संभाव्य वर्तमान का वो एग्जाम्पल रहेगा। देख ले इसे। अब है नेक्स्ट आपके सामने वर्तमान काल का ही अज्ञात वर्तमान सेंटेंस। अज्ञात वर्तमान, अज्ञात, ठीक है। जैसे कि हमने एक प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी थी, प्रेरित करना किसी को भी कार्य करने के लिए, तो उसी टाइप से ये अज्ञात वर्तमान है कि क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाले, मतलब कि जो क्रिया का व्यापार है उसको वर्तमान समय में जो है चलाने की आज्ञा देकर उस कार्य को करवाना का बोध कराने का यदि भाव किसी सेंटेंस में है तो वो अज्ञात वर्तमान काल का सेंटेंस रहेगा। अज्ञात वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा तू नाच, प्रेरित कर दिया उसको, आज्ञा दे दी कि राधा तू नाच। आप भी पढ़िए, बच्चे खेलिए, आप जाइए, इस तरह की जब बात आएगी तो वहां पर अज्ञात वर्तमान का वो सेंटेंस रहेगा। देखिए मित्रों, कहीं ना कहीं इनके जो टाइप्स हैं उन टाइप्स की मूल बातों को मैं इसे लिखने का प्रयास करूंगा। देखिए, संभावना, आशंका, अपूर्णता, निरंतर चलने का बोध, लेकिन वहां पर बीत जाने पर वर्तमान में चल रहे हुए कार्य में अभी समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में वो अपूर्ण वर्तमान रहेगा। और आपको इनकी जो मुख्य जो प्रकार है उनके शीर्षक में ही कहीं ना कहीं उस वाक्य के उदाहरण में आपको वो उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं, यदि आपको परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से आपने सुस्पष्ट करने का उसको प्रयास किया। देखें इन्हें, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों ये समझ में आ रहा होगा आपको। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट। हमने अभी बात की संभाव्य वर्तमान और अज्ञात वर्तमान। अब हम बात कर रहे हैं भविष्य काल को लेकर कि भविष्य काल में यह होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय का बोध हो कि यह कार्य जो है वो उस क्रिया का व्यापार जो है आने वाले समय में होगा, उस समय जो है वो भविष्य काल का जो एग्जाम्पल रहेगा। अब देखिए, जिसका पहला टाइप है संभाव्य भविष्य। मुख्यतया हमने भूतकाल की बात की, फिर हमने बात की अपने जो है वर्तमान काल में कि जो 5 टाइप से वो पढ़े, और फिर अपन पढ़ रहे हैं संभाव्य भविष्य और अज्ञात भविष्य की बात यहां पर अपन कर रहे हैं। संभाव्य भविष्य में देखिए कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ए ओ और उ का योग होता है। जैसे कि कदाचित आज भूपेंद्र आए। अब देखो, संभावना जताई जा रही है भविष्य की कि इस तरफ से कि शायद वो कदाचित आज वो भूपेंद्र आए, तो ये संभावना जता रहे हैं कि शायद आज भूपेंद्र आ सकता है। ऐसी कंडीशन में भविष्य काल के लिए सूचक भी ये क्रिया का व्यापार आने वाले समय में होने वाला है। अर्थात अगर ऐसी आशंका जगती है, संभावना जहां पर दिख रही है आने की, आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में जो क्रिया के व्यापार का बोध होता है कि सेंटेंस में, और संभावना वहां पर लगती है, तो वो संभावना संभाव्य भविष्य का एग्जाम्पल रहेगा। जैसे कदाचित आज भूपेंद्र आए, वह शायद जयपुर जाए, तो ऐसे कंडीशन में संभावना जताई जा रही है भविष्य काल की, अर्थात संभाव्य भविष्य का सेंटेंस रहेगा। देख ले इसे। ध्यान रहे, संभावना भविष्य में ए, आई, ओ और ये ओम, इस तरीके से जो सेंटेंस में आपके पास में अगर ये वर्ण रहते हैं, शब्द रहते हैं, तो वो संभाव्य भविष्य का एग्जाम्पल रहेगा। अब है अज्ञात भविष्य। अज्ञात भविष्य को लेकर अपन यहां पर बात कर रहे हैं कि किसी क्रिया के व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्य काल कहते हैं। किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में, मतलब कि आने वाले समय में। देखो, अज्ञात भविष्य मतलब कि आगामी समय। आगामी समय में क्रिया की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है। ईएगा क्या?
ई ए गा। यदि ये बात यहां पर लिखी जाती है, जाइएगा, खाइएगा, पिएगा, ठीक है ना, इसमें एग्जाम्पल है, आप वहां अवश्य जाइएगा, आप उनसे ये कहलवाइएगा, इस तरह की जब बातें आती है, इएगा, इस वर्ड को ध्यान रखना, इएगा जहां पर आए अज्ञात भविष्य का वो एग्जाम्पल रहेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक बार आप देख रहे, फिर अपन बात करते हैं आगे। आशा है मित्रों कि आज हमने जो भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के मुख्यतः 2 भेदों को यहां पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप तक मैंने साझा किया, भिन्न परिभाषाओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। अर्थात उम्मीद है कि आपको आज का ये काल जो 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 टॉपिक है आपका, जो भर्ती परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह बिंदु रहने वाला है। और यहां से यदि क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप उसे बहुत ही सरल और सहज तरीके से जो है वो हल कर पाएंगे, उत्तर तक पहुंच पाएंगे। इसी तरह से मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये परिभाषा उदाहरणों के माध्यम से मैंने इसको पुष्ट करने का प्रयास किया। आगे प्रश्नोत्तरी कक्षाओं में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं और वो आपके समक्ष रखेंगे, जिनमें आपको और भी जो है सुविधाजनक लगते हुए ये कंसेप्ट और भी बेस्ट तरीके से आपके सामने सुस्पष्ट हो पाएंगे, पुष्ट हो पाएंगे। आप धैर्य रखें, प्रश्नोत्तरी कक्षाएं बहुत ही जल्द रहेगी और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वो क्लियर होते जाएंगे। मुझे कई बार कमेंट में लिखता है कि सर आप प्रश्नोत्तरी करवाएं, आप टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करवाएं, तो वो क्वेश्चन के लिए भी जो कक्षाएं हैं वो बिल्कुल निरंतर रूप से चलेगी। आप धैर्य बनाए रखें, हम आपके साथ हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज काल के इस बिंदु को यहीं पर संपन्न करते हुए हम यहीं पर इस कक्षा को संपन्न करते हैं और तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।